नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। चलिए, कॉलर शो है तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। आज फेड की बैठक भी शुरू होने वाली है और इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी भी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, फेड बैठक से पहले किस तरह से गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर को प्ले करना चाहिए इस कमोडिटी में? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका में एक ऐतिहासिक इन्फ्लेशन की बात सामने उभर कर आई है, जो पिछले कभी हुआ नहीं। तो जरूर फेड की बैठक में ये तो डिसीजन डेफिनेटली लिया जाएगा कि इस इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उसके लिए कुछ ड्रास्टिक स्टेप भी उठाए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अमेरिकन सरकार ये भी जरूर देखेगी कि इन ड्रास्टिक स्टेप्स की वजह से इकोनॉमी पर कोई खतरा न मंडराए। मेरा मानना ऐसा है कि इनिशियली इस जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी फेड डिसीजन लेगा, उससे एक बार गोल्ड में थोड़ा सा नरमी का रुख रहेगा। लेकिन क्योंकि ड्रास्टिक स्टेप वो बहुत ज्यादा नहीं उठा सकते, तो धीरे धीरे वापस उसमें रिकवरी आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि हम 2022 में भी गोल्ड को एक अच्छे खासे स्तर पर ही देखें। सर, और चांदी में किस तरह लग रहा है? क्या चांदी में जो गिरावट गहराती जा रही है, क्या लग रहा है 60,000 के नीचे भी चांदी जा सकती है क्या? देखिए, चांदी में हमेशा से चांदी एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है और वो कभी भी गोल्ड के रेंज की तरह चलती नहीं है। गोल्ड का कनेक्शन कंट्री की इकोनॉमी से और बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चांदी में हमने नॉर्मली देखा है कि ये इसमें जो सट्टा करने वाले लोग हैं उसका चलन चांदी में ज्यादा रहता है। मेरा मानना ऐसा है कि यदि चांदी $21.15 के नीचे जाती है तो ये बहुत ज्यादा लुढ़क सकती है। हो सकता है ये एक बार लुढ़क कर $20 के भी नीचे आ जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि चांदी में किसी भी प्रकार का ट्रेड फिलहाल नहीं लेना चाहिए जब तक ये अच्छी तरह से सेटल नहीं हो जाती। चांदी की रेंज मुझे $20 से $23 के बीच में लगती है। तो यदि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो इस स्टेज पे चांदी में कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि रिस्क ज्यादा है, क्योंकि रिवॉर्ड आपको मुश्किल से 3% 4% भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें रिस्क आपका कम से कम 12 से 15% रिस्क है। तो मैं किसी भी प्रकार का ट्रेड चांदी के अंदर इस रेंज की वजह से रिकमेंड नहीं करता। सर, ये हफ्ता काफ़ी एक्शन से भरा हो सकता है मेहता जी, क्योंकि एक तो ईसीबी की भी बैठक है, बैंक ऑफ जापान की भी है और फेड की तो है ही। तो इन सब के बीच में एक ट्रेडर को किस तरह से रणनीति अपनी बनानी चाहिए? वेट एंड वॉच करे, जब स्टेबल हो जाए मार्केट तब आप इसमें ट्रेड शुरू करें, क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, इस प्रकार के जब डिसीजन होने वाले होते हैं और ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है, जो फेड की मीटिंग होने वाली है और जो डिसीजन होंगे, ये बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन फेड देगा। जिस तरह से लास्ट टाइम भी 6.2% इन्फ्लेशन के ऊपर जो फेड ने ऑयल रिलीज करने का डिसीजन लिया था, वो एक यूनिक था और उसके मद्देनजर कई देशों ने साथ साथ में अपने ऑयल रिजर्व को रिलीज किया। अब ये महत्वपूर्ण देखना है कि ये आज और कल में जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें कौन सा एक इनोवेटिव तरीका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का निकालते हैं। तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है तब तक ये गोल्ड एक रेंज में प्ले करेगा। और यदि आप देखें तो गोल्ड की रेंज पिछले 1-2 दिन से सिर्फ $20 के अंदर ही रहती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है, बल्कि रिस्क ज्यादा है। तो मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, उसी के बाद कोई रणनीति। शुक्रिया मेहता जी, आपने बुलियन मार्केट का आउटलुक बताया और साथ ही बताया कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है बाजार में, सारे न्यूज़ आने दीजिए, उसके बाद आप जब डिसाइसिव मूव आ जाए गोल्ड और सिल्वर में, उसके बाद यहाँ पर आप खरीद या बिक्री कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कुणाल शाह और अजय केडिया जी भी हैं।
कुणाल, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह के डिसीजंस अभी कल आने वाले हैं फेड को लेकर, आपका अनुमान क्या कह रहा है? जी, मुझे लग रहा है कि एक बार तो गोल्ड में अपसाइड देखने मिल जाएगी और बिकॉज़ इन्फ्लेशन ज़्यादा है और बिकॉज़ ये सब तो एक बार आपको गोल्ड कहाँ भी 48,000 450 500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बाद में जब ये फेड की मीटिंग रात को आती है, उसके बाद थोड़ा हमको प्रॉफिट टेकिंग या और थोड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है बिकॉज़ ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे फेडरल रिजर्व टेपरिंग बढ़ाएगा या दूसरे कोई भी स्टेप लेता है या इंडिकेट करेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है एक या दो बार 22 में, तो इमीडिएटली डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और गोल्ड में करेक्शन आएगा। सो आज एक या दो दिन से लिहाज से 48 450 500 तक मैक्सिमम अपसाइड गोल्ड में आप देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। ओके, केडिया जी, आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कि किस तरह के मूवमेंट अभी फेड की बैठक से पहले दिख सकते हैं और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे? अगर उससे पहले अगर किसी को ट्रेड करना है, उनकी रिस्क एपेटाइट बेहतर है, तो वो कैसे इसे प्ले करें? गुड इवनिंग विश्वनाथ जी। देखिए, अगर हम बुलियन की बात करें तो जैसे मेहता ने भी कहा, एक दायरा मेंटेन हो चुका है। इंटरनेशनल में हम देखें तो $1800 के ऊपर गोल्ड नहीं निकल पा रहा है और ना ही हम 1770 के नीचे होल्ड कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट फेड के आउटकम से पहले एक बिल्कुल रिबाउंड रहेगा। टाइमिंग डोमेस्टिक मार्केट में हमने 48 का लेवल जरूर क्रॉस करते हुए देखा बिकॉज ऑफ रुपी वीकनेस। हमने 18 महीने के लो पे रुपया जाते हुए देखा है। डोमेस्टिक मार्केट और चाइना मार्केट में भी थोड़े प्रीमियम इंप्रूव है, जिसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट आई थिंक अनलेस एंड अनटिल 1805 या 1810 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है कि नीचे में 1756 तक का भी लेवल दिखा दे बिकॉज टैपरिंग जो ऑलरेडी इन्होंने एक अपडेट दे चुके हैं, तो आई थिंक उसका एक टेम्पररी ड्रॉप मिलेगा। बट इन्फ्लेशन कंसर्न 2022 के अंदर भी कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा फॉल तो नहीं दिख रहा हूं मैं। बेटर रहेगा कि हम 1810 के ऊपर की क्लैरिटी के लिए वेट करें, उसके ऊपर ही बाइंग करके चलिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि 1756 तक का भी लेवल एक बार गोल्ड वापस नीचे दिखा सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस 48 600 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है वीकली बेस पे या ये मिड से पहले, पॉसिबल हम वापस 47 500 तक का लेवल देख पाएंगे। तो आई थिंक मार्केट थोड़ा साइड में रहेगा, क्लैरिटी के लिए वेट करना चाहिए। यानी वेट एंड वॉच की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर होगी। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी काफ़ी एक्शन दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक तो ओमिक्रॉन का संक्रमण पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ओपेक को लग रहा है कि 2022 की पहली तिमाही में ग्लोबल डिमांड ज़्यादा रह सकते हैं। ऐसे में आप, केडिया जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल किस करवट बैठ सकता है, किस तेज़ी या मंदी आपको यहाँ से दिख रही है? देखिए, कोई भी इकोनॉमी को अगर आगे कंटिन्यू चलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं क्रूड ऑयल। जिस ढंग से हमने एकाएक पोस्ट पैंडेमिक क्रूड के भाव को बढ़ते हुए देखा, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस बोल सकते हैं हम लोग या इन्फ्लेशन कंसर्न बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये काफी सरप्राइज था कि ब्रेंट करीबन 65-66 के करीब जाता भी है और फिर से रिकवर करके 75 पे आ जाता है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में, बिकॉज अर्निंग उनका जो कंसर्न है वो हमने देखा कि ज्यादा घातक नहीं, बट उसके बावजूद यूरोपियन कंट्रीज में फिर से हमने लॉकडाउन लगते हुए देखा। तो आई थिंक ये जो स्टोरी रहेगा वायरस का, वो मार्केट में ही प्राइस देगा जो 76 से लेकर 73 के रेंज में रहेगा। बट इन ऑल जो धीरे धीरे जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ग्रोथ के फोरकास्ट आया, वहां पे हमने ट्रिम डाउन होते हुए देखा ग्रोथ को। साथ में आगे जाके ओपेक क्या स्टैंड लेगा 4 जनवरी को जो मीट है, तो ये सबके चलते मुझे लगता है कि प्राइसेस एक दायरे में रहेगी जो 72 से 76 इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में अगेन रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो जो मुझे लगता है कि 5600 से लेकर 5200 का जो ब्रॉडर रेंज है, इसी में क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। और एक चीज और है विश्वनाथ जी, ईयर के एंड पे है और ज्यादा करके हम देखते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो रिसेफलिंग्स होती है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि वंस वी आर आउट ऑफ, समझो कि ये फेड की मीट और सेंट्रल बैंक की मीट्स निकल जाती है, अगले हफ्ते से वैसे भी वॉल्यूम सिंक हो जाएंगे और मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं रहेगा। तो बेटर है अगले 15-20 दिन के लिए या 2021 के बचे हुए दिनों के लिए आप अपनी पोजीशन को सीमित रखिए, ज्यादा बड़ी पोजीशन मत बनाइए। वॉल्यूम ड्राई आउट होने की पूरी गुंजाइश है। ईयर एंड का समय यानी वॉल्यूम कम रहने की है, तो रीबैलेंसिंग भी होते हैं बहुत बार। कुणाल जी, आपका व्यू कच्चे तेल को लेकर क्या लग रहा है? मिक्स्ड फंडामेंटल्स है, तेजी मंदी दोनों के फंडामेंटल्स आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल के, अगर कोई ट्रेडर है उनको? जी, मुझे कच्चा तेल वीक लग रहा है और मेरी राय में कोई भी उछाला आता है कच्चे तेल में दैट आर यूज्ड टू बी मेंट टू बी सोल्ड दोज रैलीज,
फंडामेंटल बहुत सिंपल है, सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है. OPEC has continued with its production hike of 4 lakh barrels per month and I think they are going to continue. फिलहाल डिमांड को भी थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आया है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन. जो ट्रैवलिंग था यूरोप यूएस सब जगह पे थोड़ा कम हो गया है ट्रैवल. इंटरनल ट्रैवल इवन दो कंट्री टू कंट्री स्ट्रॉन्ग है बट इंटरनेशनल ट्रैवल अगेन हैव टेकन अ हिट बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन. इवन चाइना we've seen many provinces are witnessing outbreak of COVID-19 in some of the other variants. So ऑयल मुझे डिमांड साइड इमीडिएटली कोई बढ़ जाएगी ऐसा नहीं लग रहा है. विंटर भी यूरोप और यूएस दोनों जगह पे माइल्डर विंटर रहा है अब तक. सो आई थिंक सेटअप बहुत अच्छा है. 5450 5500 के आसपास कच्चे तेल में मंदी करनी चाहिए 5200 के टारगेट्स के लिए और मुझे नहीं लग रहा है 5600 के ऊपर अभी कच्चा तेल जा पाएगा. ओके, तो ये भी हुआ कच्चे तेल को लेकर. कुणाल जी, अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो आज यहाँ पे काफ़ी गिरावट दिख रही है. 4.5-5% की कमज़ोरी है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वेदर काफ़ी जो नॉर्मल से काफ़ी माइल्ड रह सकता है. तो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है, क्या नेचुरल गैस में और भी गिरावट यहाँ से और बढ़ सकती है क्या? नेचुरल गैस फंडामेंटल्स डेफिनेटली नॉट सपोर्टिव नियर टर्म और स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेदर. जब तक वेदर चेंज नहीं होता है तब तक गैस में तेजी होने का. बिकॉज आप देखेंगे यूरोप में गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं vis-a-vis व्हाट इज हैपनिंग विद द यूएस. सो यूएस के फंडामेंटल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूरोप. ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम ट्रेड कर रहे हैं दैट इज नथिंग टू डू विद द यूरोपियन गैस मार्केट. एंड आई थिंक इवन दो हमने एक बहुत ही अच्छी मंदी देख ली है, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने मिलेगी. सो मैं 285-286 के आसपास गैस में सेलिंग पोजीशन रिकमेंड करूंगा. 275-272 के टारगेट के लिए 290 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर. चलिए कुछ फटाफट सवाल ले लेते हैं. काफ़ी कॉलर्स के सवाल भी आने शुरू हो गए. महेश हैं हैदराबाद से. सोने और चांदी पर इनको राय चाहिए. केडिया जी, क्या सलाह देंगे महेश को आप? देखिए, पर्टिकुलरली आज अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है मार्केट में दबाव रह सकता है. शाम के सेशन के अंदर भी ऑलरेडी प्राइजेस में दिन में हमने एक दबाव बनते हुए देख रहे हैं. तो गोल्ड में मुझे लगता है करंट मार्केट से या 48,300 के करीब आता है तो बेच के चलिए. 48,550 का स्टॉप लॉस रखिए. 48,000 तक का टारगेट हम गोल्ड में देखने मिल सकता है. वहीं अगर चांदी की बात करें तो 60,850 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे. यानी 48,000 सोने के लिए नीचे की तरफ टारगेट है और 60,850 रुपये चांदी के लिए. अगले कॉलर का सवाल लेते हैं. पूजा रायपुर से हैं. 63,000 पर इन्होंने चांदी को लॉन्ग कर रखा है. कुणाल, आपका भी वो पूजा के लिए क्या रहेगा? 63,000 पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है चांदी. कुणाल जी, ये अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हाँ, ये 62,500 62,700 तक के लेवल्स आपको सिल्वर में देखने मिल सकते हैं 1-2 दिन में मैक्सिमम. उससे ज़्यादा इमीडिएटली बढ़ेगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है. बट लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से पकड़ना चाहते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं. ओवरऑल लंबा ध्यान सिल्वर में तेजी का है. यानी लंबी अवधि में तेजी का है. हो सकता है अभी वॉलेटाइल हो. तो सर एक और सवाल कुणाल जी आपसे ही जानना चाह रहे. योगेश है जयपुर से. इनके पास गोल्ड और निकेल दोनों की पोजीशन है. गोल्ड की एंट्री प्राइस तो इन्होंने नहीं दिया है लेकिन निकेल का दिया है. 1540 के लेवल पर इन्होंने बेच रखा है निकेल को. क्या ये पोजीशन सही है निकेल की? नहीं, निकल मुझे नहीं लग रहा है कि बेचना चाहिए अभी फिलहाल. बाइंग का ही व्यू है मेरा और मुझे लग रहा है कि निकल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे. सो आई थिंक अभी ऑलरेडी इन द मनी है. 1540-35 के बीच में कवर कर लीजिए और मुझे शॉर्ट करना निकल फिलहाल. गोल्ड के लिए इनको क्या सलाह देंगे? गोल्ड के लिए एंट्री लेवल तो कुछ नहीं बताया, सीधा गोल्ड पर व्यू मांग रहे हैं. गोल्ड में अभी अब 48,200-150 के बीच में बाई कीजिए. 48,000 का स्टॉप रखिए. 48,400-450 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लीजिए. दैट्स इट. ओके. अगले कॉलर इस्माइल खान है जयपुर से. इनके पास निकेल है, लॉन्ग पोजीशन है निकेल की. ये है 1549 1549 रुपए पे केडिया जी इनके पास लॉन्ग है निकेल की पोजीशन. क्या करना चाहिए इनको? देखिए, निकल में वैसे हम देखा जाए तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगी. सप्लाई साइड अभी भी शॉर्ट है. आयरन ओर और स्टेनलेस स्टील की जो डिमांड बढ़ रही है. चाइना में बीजिंग ओलंपिक के चलते हमने प्रोडक्शन कर्टलमेंट भी देखी, उसकी वजह से पूरे बेस मेटल का सपोर्ट मिल रहा है. बट कहीं ना कहीं अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 1565 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 1530 1528 का एक छोटा पुल बैक देखे.
तो बेटर है 1530 तक अगर इनको पुल बैक मिल जाए वहां पे शॉर्ट पोजीशन निकल जाना चाहिए। बेस मेटल में मुझे लगता है दिसंबर जनवरी में अच्छी खासी वापस तेजी मिलेगी, टाइमिंग छोटी और तेजी और रहेगी, तो बेटर है 1500 निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है इनका निकेल को लेकर। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। राम नारायण हैं बीकानेर से। ग्वार का भाव आगे क्या होगा? ग्वार में तो जबरदस्त तेजी दिख रही है। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है, ग्वार में ये तेजी और बढ़ेगी? 11,000 के ऊपर चला गया है ग्वारगम का वायदा, 6,200 के करीब है ग्वार सीड का वायदा। क्या सलाह देंगे इनको ग्वार पर? इंडिया में प्रोडक्शन ही कम हुआ है ये सर, तो ये तेजी जस्टिफाई होती है। और ऊपर से यूएस में शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है। केडिया जी, आप क्या ग्वार पर क्या सलाह देंगे इनको? देखिए मेरा व्यू पहले भी साइडवे टू नेगेटिव था प्राइजेस में, और हमने देखा भी कि प्राइजेस 6200 6300 से उठता हुआ 5600 का लेवल दिखाया। दिसंबर मंथ अगर आप हिस्टोरिकली देखें पिछले 5 सालों में, तो हमेशा दिसंबर मंथ में एक तेजी आई है, और जिस ढंग से क्रूड में भी जंप आया उसका एक सपोर्ट गवाशीट गवारगम को मिल रहा है। तो टेम्पररी मुझे लगता है अगला 2-5 दिन तक ये तेजी रह सकती है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस की ये फेयर प्राइजेस जिस ढंग से भाव बढ़े हुए हैं, यहाँ पे डिमांड पे कहीं ना कहीं वापस हर्ट होता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्राइजेस के लिए पहला हर्डल रहेगा 6250 का। यहाँ पे मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैक्सिमम 6250 से 6280 का जो रेंज है वो दिखा सकता है गवार शीट में। वहीं गवार गम की बात करें तो 11,700 से 11,850 का रेंज एक बार दिखा दे, बट ये लेवल पे बेटर है प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि सीजनलिटी के हिसाब से बाकी ओवरऑल मैं अभी भी मंदी पकड़ के चलता हूँ गवार शीट गवार गम में, क्योंकि फेयर प्राइस काफी नीचे है। दिसंबर मंथ का हिस्टोरिकल हमने पहले भी कहा था कि गवार सीट गवार गम का तेजी है, जो तेजी मिलेगी वो खाली दिसंबर मंथ में मिलेगी, इसमें निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। ये राय है ग्वार सीट पर। सर एक और सवाल केडिया जी आपके लिए है। अशोक है अमरावती से, इनका सवाल है सोयाबीन 6,400 रुपये पे खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? आज गिरावट है 2% के आसपास की, क्या इनका भाव आएगा क्या 6,400? देखिए 6,400 कोई बड़ा दूर नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन में जा रहा है। 6100 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रही, जिस ढंग से पॉलिथीन इंडस्ट्री की डिमांड है, इंटरनेशनल से भी सप्लाई टाइट है। तो आई थिंक मार्केट 6100 से लेकर 6650 का रेंज रहेगा, ये बने रह सकते हैं। जो मुझे लगता है कि 6450 से 6500 का लेवल हमें ये हफ्ते मिल जाएगा, वहां पे एक बार निकल सकते हैं। ओके, अगला सवाल मंटू का है बिहार से। इनके पास, मंटू जी के पास चांदी माइक्रो है 62,000 के लेवल पर, इनको क्या करना चाहिए कुणाल? जी व्यू सेम है, होल्ड कीजिए। अभी फिलहाल 62,700 800 आ सकता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और फिर जैसे फेड का इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद फ्रेश कॉल लेना चाहिए। ये व्यू है चांदी को लेकर। चलिए अब कुछ और काउंटर्स पे अगर बात कर ले तो सोयाबीन में आज 2% के आसपास की गिरावट है, 6,200 के नीचे लुढ़क गया है। हमारे साथ नीरव देसाई भी हैं, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सोयाबीन को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है सोयाबीन में और गिरावट बढ़ सकती है क्या? 6,000 के नीचे भी फिसलेगा क्या भाव? देखिए ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि 6,000 के नीचे भाव फिसलेगा कि नहीं, बट एक ओवरऑल अभी मार्केट में जो हो रहा है वो आपको बता सकता हूँ। एक कंफ्यूजन जो चल रहा था कि डीओसी इंपोर्ट अलाउ होगा कि नहीं, उस पर क्लियर गवर्नमेंट का स्टैंड आ गया कि डीओसी इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, जो कि एक तेजी का फैक्टर था। पर मार्केट 65-6600 पे जाके अटक रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि क्रशर्स के पास कंटिन्यूस सोयाबीन जो मंडियों में आ रहा है वो लोग खरीद रहे थे, और वो उसके सामने फिनिश प्रोडक्ट उस क्वांटिटी में नहीं बिक पा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक अक्यूमुलेशन हो रहा है। उसी कारण से अभी पिछले 5-6 दिनों से क्रश मार्जिन भी 3,000 रुपये 3,500 रुपये पर टन के नेगेटिव चल रहे हैं। सो एक लो डिमांड एंड कंटिन्यूस एक स्टेडी अराइवल, इसके कारण मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा प्रेशराइज हो रहा है। जो बायर्स या जो बुल्स थे वो लॉन्ग तो कर रहे थे मार्केट में, बट एक कहीं ना कहीं अब मार्केट में उस क्वांटिटी में डीओसी नहीं बिक पा रहा है, थ्रूपुट नहीं आ पा रहा है। साथ ही में ऑयल मार्केट भी जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, सोया ऑयल या पाम ऑयल मार्केट ओवरऑल वो भी प्रेशर में चल रहा है।
ओके। और सर बाकी खाने के तेल को लेकर मस्टर्ड की तो रिकॉर्ड बुआई हुई है, साथ ही पाम तेल को लेकर किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और क्या लग रहा है इन दोनों काउंटर्स में क्या करना चाहिए, मस्टर्ड और पाम तेल में? डेफिनेट है कि मस्टर्ड में जो आप बोल रहे हैं, एक और रीजन है कि इंडियन लोकल सेक्टर में कि मस्टर्ड का एकरेज अच्छा आ रहा है और आने वाले समय में लोगों को दिख रहा है कि फेब एंड मार्च से नया मस्टर्ड क्रॉप आएगा। तो उसके कारण एक मस्टर्ड में भी अभी एक ओल्ड क्रॉप में भी थोड़ा थोड़ा करेक्शन आना चालू हुआ है और एक इंडस्ट्री को फियर है कि आगे जाके मार्केट 2 महीने 2.5 महीने बाद तेल में और फर्दर प्रेशर में आएगा। जहां तक कि पाम ऑयल की या सोया ऑयल की बात करते हैं तो इंटरनेशनली मार्केट दोनों वीक हैं। ईपीए ने के ब्लेंडिंग लॉज में गवर्नमेंट ने ज्यादा ब्लेंडिंग अलाउ नहीं करने से सोया शिकागो ऑयल जो है वो काफी प्रेशर में आया है और कंटिन्यूस अभी तक प्रेशर में चल रहा है। साथ ही में बीएमडी भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पिछले 2-3 सेशंस में बेरिश चल रही है। तो सभी तरह से ऑयल सेक्टर थोड़ा एक प्रेशर में ही है और हाल फिलहाल ऐसा लगता है कि एकदम से कोई बड़ी तेजी का मूवमेंट ऑयल मार्केट में भी नहीं है। तो बड़ी तेजी का अभी तक नहीं लग रहा है कि बड़ी तेजी हाल फिलहाल में आएगी। शुक्रिया नीरव, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और सोयाबीन, सोया तेल और पाम तेल, सरसों सब काउंटर्स के बारे में अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। इरशाद है गुजरात से। केरिया जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, कॉटन केक में आगे क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे इनको? ये कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है 2022 के लिए सबसे अच्छी कमोडिटी बनकर निकलेगी, जहाँ पे हम ओवरऑल हमने दिवाली पे भी कहा था, जब भाव 2400 का भाव था तब हमने कहा था कि 2022 में 4000 तक के भी लेवल्स हो सकते हैं। उसके पीछे अंडरलाइन ये है कि जो हम अराइवल्स की बातें कर रहे थे कि 370 का रहेगा, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि थर्ड और फोर्थ पॉडिंग भी होगी, बट आई डाउट, क्योंकि लेट सोइंग के चलते फार्मर्स ने काफी शिफ्टिंग की है। एक्चुअली तो जनवरी में पता चलेगी। थर्ड है डेयरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो डबल डिजिट रही है 2022 के अंदर, जिसके चलते हमें लगता है कि जो डिमांड है कॉटन सीड ऑयल की वो कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि फैट के लिए खाली कॉटन सीड ऑयल केक ही काम आता है। और एज कम्पेयर टू गवा डीओसी की बात करें या सोया डीओसी या बाकी किसी की भी बात करें, सबसे सस्ती आज की रेट में सोया कॉटन सीड ऑयल की। तो ओवरऑल मुझे लगता है जनवरी तक तो 3150 का लेवल है। स्लोली एंड स्टडीली फरवरी तक पहुंचते पहुंचते हम 3400-3500 का लेवल, बट मार्च में आते आते जब शॉर्टेज की क्रिएशन होगी और अगले साल का आकलन लगना चालू होगा, वो टाइम पे एक स्पाइक आएगा जो 3800 से 4000 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। तो बिल्कुल बने रहिए, बट दिसंबर में 2850 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, चांस देगा नीचे में लेने का। उस वापस से ये पूछ रहे हैं कि मंदी जानना चाह रहा है कि मंदी कब तक आएगी? थिंक अगले 2-5 महीने तक तो मुझे कोई मंदी नहीं लगती। हाँ, दिसंबर मंथ में अगर अगले 15 दिन की बात करें तो जनवरी वाइदा इस वक्त 2760 है, वर्स्ट टू वर्स्ट 2650 भी मिल जाए तो अच्छा है, लेके चलिए। ध्यान तेजी का है, मंदी का नहीं है। तेजी की उम्मीद ज्यादा लग रही है, मंदी की कम। शुक्रिया केडिया जी आपका, कुणाल जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला। कमोडिटी निवेश के तमाम सवालों के जवाब, दर्शकों के सवालों के जवाब आप लोगों ने दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। ब्रेक के बाद मनी मंत्र। नमस्कार।